नमस्ते, स्वागत है आप सभी का डीके कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। लास्ट लेक्चर में हमने हिंदी भाषा के इतिहास को लेकर डिस्कस किया था, उसके बारे में कुछ जाना और इसी श्रृंखला में आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वह है हिंदी भाषा के आधारभूत तत्व। किसी भी चीज़ को बनाने से पहले उसमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी, उसके लिए हम क्या कहते हैं, आधारभूत तत्व कहते हैं। जैसे एक हम भवन का निर्माण कर रहे हैं तो उसके लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता है, उसमें जो मूलभूत आवश्यकता है वह ईंट है, सीमेंट है, मिस्त्री है और उसका जो लिंटर पड़ेगा तो उसमें जो कंस्ट्रक्शन बजरी है और आपका सरिया है, सीमेंट है, तो ये पानी है, ये मूलभूत आवश्यकता हो गई। ऐसे ही किसी भाषा को समझने के लिए, किसी व्याकरण को समझने के लिए उसमें जो मूलभूत मूलभूत चीज़ें हैं, मूलभूत जो विषय बिंदु हैं, वो क्या-क्या होते हैं, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम चालू कर रहे हैं वह है हिंदी भाषा के आधारभूत तत्व। किसी भी भाषा को समझने के लिए कौन-कौन से उसके आधारभूत जो तत्व हैं वो होने चाहिए। तो पहली बात तो ये समझ लो, ये जो भाषा शब्द है ये कैसे बना है। तो इसमें जो है भास धातु है और टाप इसका जो है प्रत्यय है और आ के आगम से ये भाषा शब्द बना है। भाषा भास धातु में हलंत है, ये दोनों, ये टॉप है। तो इसमें भाषा जो शब्द बना है उसमें भास धातु में टाप प्रत्यय और आके आगम से ये भाषा शब्द बना है। भाषा कैसी संपत्ति है ये भी वो पूछ लेगा। तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा कैसी संपत्ति है? भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा के जो आधार है वो क्या है? तो भाषा का आधार, भाषा का अगर आधार की बात करें, भाषा का आधार, तो भाषा का आधार क्या है? संप्रेषण है। भाषा का आधार क्या है? संप्रेषण है। ऐसे ही अगर हम आगे बात करें तो इसमें जो है एक मानसिक आधार होता है और एक भौतिक आधार होता है। सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि भाषा जो अर्जित संपत्ति है, भाषा अर्जित संपत्ति है तो वो आखिर अर्जित माने होता है जो एकत्रित की गई है, जो कहीं से इकट्ठी की गई है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो क्या वो भाषा जानता है? वो भाषा नहीं जानता है। जब वो इस संसार में आता है तब वो बच्चा, वो व्यक्ति उस भाषा को समझता है, पढ़ता है, सीखता है। तो भाषा ये कैसी संपत्ति है? अर्जित संपत्ति है। भाषा का आधार क्या है? संप्रेषण। संप्रेषण जो है शब्द, तो उसका यही अर्थ होता है, अगर हम अपनी बात को आप तक ये पहुंचा रहे हैं तो इसमें संप्रेषण का आधार है, जो हम टोन्स बोल रहे हैं, जो आवाजें हम निकाल रहे हैं। भाषा संप्रेषण के माध्यम से ही एक दूसरे तक पहुंचाई जा सकती है या रिसीव की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है। तो इसका आधार क्या हो गया? संप्रेषण। अगर हम बात नहीं करेंगे तो क्या आप समझ पाएंगे? ऐसे मैं कर रहा हूं, आप क्या समझ पा रहे हैं? कुछ समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि संप्रेषण है ही नहीं, टोन्स, आवाज, ध्वनियां निकल ही नहीं रही हैं। अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब ये भाषा निकली, मैं ऐसे ही करता रहूं तो ये क्या है? ये नहीं बनानी बात। तो ऐसे ही है, भाषा क्या है? संप्रेषण का आधार है। इसका एक भौतिक आधार होता है, एक मानसिक आधार होता है। तो जो भौतिक आधार है उसे समझते हैं। भाषा के अब आधार की बात कर रहे हैं। ये हिंदी भाषा के जो मूलभूत आधार है वो तत्व की बात हो गई। अब भाषा के आधार की बात कर रहे हैं। तो भाषा का जो आधार है उसमें है एक मानसिक आधार, और एक है, वह है, क्या बोलते हैं, भौतिक आधार। तो मानसिक आधार की अगर हम बात करें तो हमारे मस्तिष्क में जो विचार आते हैं उन्हीं के द्वारा, तो हम अपनी बाणी के द्वारा उन्हीं विचारों को आप तक पहुंचाते हैं।
तो ये क्या हो गया, ये हो गया इसका मानसिक आधार। तो ये जो मानसिक आधार है, इसमें जो है ये कैसा रूप है, ये अमूर्त रूप है, अमूर्त रूप है। ये जो मानसिक आधार है वह अमूर्त रूप है। इसमें ये जो भौतिक आधार है, ये कैसा है, ये मूर्त रूप है। ये कैसा है, मूर्त रूप। अर्थात विचारों को हम ये कह सकते हैं, अर्थात ये इंग्लिश वाला ना लिखो, हिंदी वाला लिखो, अर्थात। ये जो अर्थात हमने लिखा है यहाँ पर, अगर इसमें हम हलंत लगा रहे हैं तो ये इस अर्थात का मतलब अर्थात ही है, अतः ही है। लेकिन अगर ये हम हलंत हटा देते हैं तो इस आधार अर्थात ये जो शब्द हमने लिखा है, इसका अर्थ होता है जो कुआं होता है उसके चारों ओर जो मेड़ बंधी हुई होती है, कुआं का जो चबूतरा होता है जो जमीन से उठा हुआ होता है। इस तरीका से आप समझते ही होंगे इस चीज को। इसमें ये नीचे पानी है भरा हुआ, तो ये जो ऐसे करके जो बाउंड्री ऐसे बनाई जाती है ना, आप समझते ही होंगे कि ईंट की। तो ये जो चीज है ये होता है इसका मतलब। अगर ये अर्थात में ये हलंत नहीं लगा तो अर्थात का अर्थ होता है, इस वाले अर्थात का मतलब तो अता ही है, इस वाले अर्थात का मतलब होता है जो कुआं की मेड़ होती है, वो चबूतरा जिसे बोलते हैं। तो ये इसका हो गया भौतिक आधार। ये कैसा है, अमूर्त रूप है। अब ये जो ध्वनि चलती है, ये जो भाषा चलती है वो किस क्रम में चलती है, तो ये जो भाषा चलती है ये सबसे पहले चलती है ध्वनि, फिर क्या चलते हैं वर्ण, फिर क्या चलते हैं अक्षर, फिर क्या चलते हैं शब्द, फिर क्या चलते हैं पद, फिर क्या चलते हैं वाक्य, फिर क्या चलते हैं भाषा। इस तरीका से ये चीजें बनती हैं। ये देख लूं कैमरे में आ रहा है या मैं सिर्फ ऐसे ही हवाबाजी कर रहा हूं। बिल्कुल सही, कतई जहर। ये जो चीज है ये अंडरस्टूड चीज है, ये समझने वाली है। पहले ध्वनि निकलती है, फिर वर्ण बनते हैं, फिर अक्षर बनते हैं, अक्षर से शब्द बनते हैं, शब्द से पद बनते हैं, पद से वाक्य बनते हैं, और वाक्य से अंततः भाषा बन जाती है। अब ये जो भाषा है फिर ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक तो हो जाती है लिखित और एक हो जाती है मौखिक। इसके दो चीजें ये बन जाती हैं, लिखित और मौखिक। जो बातें हम बोल रहे हैं उनके लिए अगर हम लिख दें तो वो लिखित हो जाती हैं, और जो बातें हम ऐसी मुख से आप तक पहुंचा रहे हैं तो ये मौखिक हो गई। ये सीधी सी बात है। तो ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा के जो आधारभूत तत्व हैं, तो ये जो भाषा शब्द बना है इसमें भास धातु में टाप प्रत्यय और आके आगम से ये भाषा शब्द बना है। और भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा का जो आधार है वह संप्रेषण है। और भाषा के अगर आधार की बात करें तो इसके दो आधार हैं। पहला है इसका मानसिक आधार और दूसरा है इसका भौतिक आधार। जो मानसिक आधार है वो अमूर्त रूप है, और जो भौतिक आधार है वो कैसा है, मूर्त रूप है। अर्थात हम इसके लिए ये कह सकते हैं यहाँ पर कि विचारों का मन से बाहर आना, विचारों का मन से बाहर आना। क्योंकि जो मूर्त रूप है, जैसे मेरे मस्तिष्क में अभी क्या चीज चल रही है ये चीज आपको नहीं ज्ञात, और आपके मस्तिष्क में क्या चीज चल रही है ये मुझे नहीं ज्ञात है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, अमूर्त, जिसे हम अपनी आंखों से देख ना सके। मूर्त, जिसका कोई प्रतिबिंब ना बनता हो, जिसकी कोई मूर्ति ना हो, ऐसे समझ लो। जैसे श्री कृष्ण को अगर हम मन में अपने ध्यान कर रहे हैं तो वो कैसा है, अमूर्त रूप है। और जो ध्यान कर रहे हैं हम, और उसको हमने मूर्ति में स्थापित कर दिया, फोटो में स्थापित कर दिया, प्रोजेक्टर के माध्यम से लाइट में लाइट का फोटो बना दिया, जैसे प्रोजेक्टर होता है कोई अक्षर उसमें निकल के आता है ऐसे करके। तो ये सब क्या है, ये सब जो है हो जाएंगे भौतिक रूप।
और अगर हमारे मन ही मन में हम उनका ध्यान और चिंतन कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इनका अमूर्त रूप। तो ये वही चीज है, मानसिक आधार अमूर्त रूप और भौतिक आधार मूर्त रूप, अर्थात विचारों का मन से बाहर आना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भौतिक आधार। अगर हम सांकेतिक थोड़ी चीजें और इससे आगे की हैं, अगर चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, वरना हम आपके लिए इसकी पीडीएफ दे ही देंगे। अरे यार हिंदी भी मिट गया, चलो मिट जाने दो, सब्जेक्ट तो हिंदी चल ही रहा है। अभी जो सांकेतिक भाषा है, फिर एक मौखिक होती है सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा। तो ये जो सांकेतिक शब्द बना, सांकेतिक, ये जो शब्द बना, ये संकेत में एक प्रत्यय जब जुड़ता है तो ये संकेत शब्द बनता है। ये जो सांकेतिक भाषा है, इसमें सांकेतिक जो शब्द है वो कैसे बनता है, वो संकेत में एक प्रत्यय जब जुड़ता है तो ये सांकेतिक शब्द बनता है। ये जो सांकेतिक शब्द बना है तो इसमें दो चीजें निकल के आती हैं। पहली चीज आती है इसकी मौखिक, और दूसरी चीज इसकी निकल के आती है वो है मौखिक, और ये है लिखित। अब जरा मौखिक को समझते हैं। ये जो मौखिक है तो इसमें मुख और एक प्रत्यय जब जुड़ता है तो ये मौखिक शब्द बनता है। अब ये जो मौखिक है इसका आदि रूप इसे हम कह सकते हैं, आदि रूप, या फिर हम इसे कहते हैं समीपस्थ। ऐसे ही अगर ये जो लिखित है तो इसमें लिख धातु जो है और इसमें एक प्रत्यय अगर जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा लिखित शब्द, और इसके हम दूरस्थ बोलते हैं, या इसे हम कह सकते हैं आदि रूप, दूरस्थ, समीपस्थ, परिपस्थ कह सकते हैं। आदि रूप का समीपस्थ का परिपस्थ हो जाएगा। तो ये ऐसे करके ये चलता है, आदि रूप, समीपस्थ और दूरस्थ। ये चीजें हमें समझ लेनी चाहिए। इसमें क्या होता है, मौखिक में मुख धन इक से ये मौखिक शब्द बनता है, ये आदि रूप है या समीपस्थ है। और ये जो लिखित है, ये लिख धातु में एक प्रत्यय जब जुड़ता है तो ये क्या हो जाता है, लिखित हो जाता है। ये दूरस्थ है, क्योंकि जो मुख से बोली जाती है वो तो हमारे पास ही तो है ना। कोई चीज हम मुख से बोल रहे हैं तो हमारे मुख में ही है, पास ही है, समीप है, जौरे है, कतई ढिंग ही ढिंग है। और ये जो लिखित है, तो जब हम लिख रहे हैं तो ये हमारे मुख से दूर है ना, तो ये दूरस्थ है। ये क्या है, दूरस्थ है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, दूरस्थ कहेंगे। अब भाषा संप्रेषण ये जो है, अब इससे आगे चलते हैं। ये जो भाषा है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उन पे जरा हम डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले जो बात करें तो वो यही आती है कि भाषा क्या है। तो भाषा संप्रेषण का आधार है। भाषा किसका आधार है, संप्रेषण का। भाषा संप्रेषण का आधार है। अगर भाषा नहीं होगी तो हम संप्रेषण नहीं कर पाएंगे, आपकी बात को हम सुन नहीं पाएंगे और हमारी बात को आप नहीं सुन पाएंगे। ये इसका अर्थ हो गया, भाषा संप्रेषण का आधार है। फिर नेक्स्ट जो बिंदु है वो है भाषा, भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। जरा इंक इसमें फिल करूं।
नेक्स्ट जो बिंदु है, भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। नेक्स्ट बात करें भाषा की लघुत्तम जो इकाई है, लघुत्तम इकाई कैसी है, वो है ध्वनि। नेक्स्ट क्या है कि भाषा विज्ञानी ध्वनि को क्या कहते हैं, तो भाषा जो विज्ञानी है, भाषा विज्ञानी ध्वनि को स्वन कहते हैं। ये 3-4 चीजें हमने समझी कि भाषा क्या है, भाषा की जो विशेषता है वो क्या है। तो भाषा क्या है, संप्रेषण का आधार है, भाषा संप्रेषण का आधार है, भाषा अभिव्यक्ति का साधन है, भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है, और भाषा विज्ञानी ध्वनि को क्या कहते हैं, स्वन कहते हैं। भाषा विज्ञानी, ये यहां से छूट रहा है, भाषा विज्ञानी ध्वनि को स्वन कहते हैं। ये चीज हमने समझी। भाषा विज्ञानी क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो 1 नंबर पे पूछ लेगा कि भाषा विज्ञानी ध्वनि को क्या कहते हैं, तो स्वन कहते हैं। भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई क्या है, तो वह ध्वनि है, ये टेट में पूछा गया है। भाषा अभिव्यक्ति का क्या है, साधन है। भाषा का आधार क्या है, तो वो संप्रेषण है, या संप्रेषण का आधार क्या है, तो वह क्या हो जाएगी, भाषा हो जाएगी। अब इससे आगे हम चलते हैं। तो हमने ये जो क्रम लिखा था अभी इस तरीका से, इसी को पकड़ के चलते हैं। पहले है ध्वनि, फिर आता है वर्ण, फिर आता है अक्षर, फिर आता है शब्द, फिर आता है पद, फिर आता है वाक्य, और फिर बनती है भाषा। ये चीज हमने समझी। तो सबसे पहले जो हम पकड़ के चल रहे हैं वो ध्वनि को पकड़ के चल रहे हैं। ये ध्वनि क्या बलाय है, क्या बवाल है, इसे समझते हैं। तो ध्वनि जो है इसकी विशेषता समझो। ध्वनि भाषा का कैसा रूप है, भाषा का उच्चरित रूप है, उच्चरित रूप है। भाषा उच्चरित, भाषा ध्वनि का उच्चरित रूप है, या भाषा का उच्चरित रूप है ध्वनि, इसे कैसे भी कह लो। भाषा का उच्चरित रूप ध्वनि है, या भाषा का उच्चरित रूप है ध्वनि। फिर स्वन भाषा का स्फोटात्मक रूप है। फिर नेक्स्ट इसका आता है कि श्रवणीयता ध्वनि का सामान्य, यानी कि बोलना या बोल या सुनना निरर्थक, यानी कि अर्थभेदक, इसे जरा लाइन को समझो। ये कह रहे हैं कि श्रवणीयता ध्वनि का सामान्य, यानी कि सामान्य बोलचाल में बोलना और सुनना
ध्वनि का कैसा है, अर्थभेदक है। जैसे ये का है और ये ना है, तो ये क्या है, अर्थभेदक है, ये निरर्थक हैं। अभी इन्हें सुन सकते हैं लेकिन इनमें ये निरर्थक है। का, बस का से का है, ना से ना है, इसे हम ये नहीं कह सकते हैं। ये समझो, श्रवणीयता ध्वनि का सामान्य बोलना या सुनना, का को हम बोल सकते हैं और सुन सकते हैं, लेकिन ये निरर्थक हैं, यानी कि ये अर्थ नहीं भेद सकते, ये अर्थ को भेदक हैं। सॉरी, ये अर्थ भेद सकते हैं, अर्थ के भेदक हैं, लेकिन किस अर्थ को भेदेंगे ये इन्हें अभी नहीं पता है। ये कब पता होगी, जब हम इसके लिए बनाएंगे तब। जैसे का से कान हमने बना दिया, तब ये अर्थ को भेद रहे हैं, यानी कि कान में जो का है वो का सूचक कान से है। जैसे फिर हम अगर इसी का से कमल बना दें, इसी का से हम कसम बना दें, तो ऐसे ये जो ना है, ये ना से हम नाम बना दें, या ना से नमक बना दें, या ना से नालायक बना दें, जो हम सब हैं ना लायक। तो इस तरीका से अगर हम बता रहे हैं कि जैसे कसम है और ये कमल है और ये कान है, ऐसी ना से नाम है, नमक है या नालायक है, तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो श्रवणीयता है, यानी कि सुन सकते हैं, ये ध्वनि का सामान्य यानी कि बोलना या सुनना रूप है इसका, लेकिन ये निरर्थक है। ये अभी क्लियर नहीं, कब तक, जब तक ये यहाँ पर ऐसे थे। लेकिन जैसे ही हमने इनके लिए अर्थ में इसको परिवर्तित किया जी, अर्थ को भेदने लगे, जैसे का से कसम, का से कमल, का से कान, अब ये अर्थ को भेद रहे हैं, तो ये इसकी बात कर रहा है। ऐसे ही आगे समझो, ये भाषा का उच्चरित रूप क्या है, ध्वनि है। और जो स्वन है, स्वन भाषा का स्फोटात्मक कैसा है, रूप है। और श्रवणीयता ध्वनि का सामान्य यानी कि बोलना या सुनना निरर्थक अर्थभेदक है। कब तक, जब तक उनके लिए अर्थ से हम जोड़ ना दें। तो ये इसकी चीज हो गई। अब हम बात कर रहे हैं ध्वनि के बाद वर्ण की। ये जो वर्ण है, वर्ण, इसे समझो। तो ये जो वर्ण की बात कही, तो ध्वनि के उच्चरित रूपों के प्रतीकात्मक चिन्ह, ध्वनि के उच्चरित रूपों के प्रतीकात्मक चिन्ह है। नेक्स्ट है इसका कि वर्ण भाषा की लघुतम इकाई है। नेक्स्ट है इसका कि वर्ण चाक्षु इकाई है। वर्ण का सामान्य गुण दर्शनीयता है। वर्ण का जो सामान्य गुण है वो कैसा है, दर्शनीयता है। वर्ण का जो गुण है वो क्या क्या हो सकता है, वर्ण का गुण है सुगोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसे समझो। ये जो देखो, सबसे पहले ध्वनि हमने इसे समझी, ध्वनि जो है तो भाषा का उच्चरित रूप क्या है, ध्वनि है। और स्वन भाषा का स्फोटात्मक रूप है। श्रवणीयता ध्वनि का सामान्य यानी कि बोलना सुनना, ध्वनि का निरर्थक भेद है। कब तक, जैसे का है और ये ना है। ये जो क्या बोलते हैं अक्षर हैं,
इन्हें हम तब तक नहीं समझ सकते, ऐसे का से कुछ भी हो सकता है। ये निरर्थक है तब तक जब तक इनका अर्थ नहीं निकल रहा है, जब तक इसका अर्थ को भेद नहीं पा रही है। तो जैसे इन्हें का से कान जब कर दिया, अब इसने अर्थ को भेद दिया। कान सभी जानते हैं, कान क्या होता है, सुनना होता है कान का काम। तो ऐसी कसम, ऐसे ही है कमल, तो इसने अर्थ अपना दे दिया। ऐसे ही ना से नाम, ना से नालायक, ना से नमक, जो कि हम सब हैं। तो क्या कहते हैं, अर्थवेदक ये हो गया। अब वर्ण की बात करें तो वर्ण क्या है, ध्वनि के उच्चरित रूपों का प्रतीकात्मक चिन्ह है। ये जो वर्ण है, ये जो हम बोल रहे हैं, ध्वनि के उच्चरित रूपों के प्रतीकात्मक चिन्ह, जो हमने बोला या जो उच्चरित किया, उन रूपों के प्रतीकात्मक, ये जो सब लिखा है हमने, तो जो हमने बोला है वो लिखा है, उसी के तो ये प्रतीक चिन्ह है। क्या है ये, प्रतीक चिन्ह है। इतने भी अक्षर शब्द ये लिखे जा रहे हैं। तो जो बड़ है, जो बड़ है इसकी विशेषता है ध्वनि के उच्चरित रूपों के प्रतीकात्मक चिन्ह। और जो वर्ण है, वर्ण जो है, वर्ण भाषा की कैसी इकाई है, लघुत्तम इकाई। एक नंबर में ये सीटेट में पूछा गया कि वर्ण का, सॉरी, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तो वो वर्ण है। वर्ण कैसे है, ये क्वेश्चन बनता है, तो वर्ण चाक्षु इकाई है। वर्ण का अर्थ होता है, चाक्षु का अर्थ होता है जिसे हम देख सकें। वर्ण का सामान्य जो गुण है वो दर्शनीय है, इसे सामान्यता हम देख लेते हैं। वर्ण गुण, वर्णों के जो गुण हैं, वर्ण का जो गुण है वो है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसके लिए सुबोपली से याद कर लेना, इसके लिए, क्योंकि ये जो क्रम है ना, ये सीटेट और टेट में बहुत अच्छे से पूछा गया है। अन्य भी परीक्षाओं में, ये जितनी भी भाषा की जो परीक्षा है उनमें भी पूछा जाता है। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो इसके लिए ऐसे सु बो पली, सुबोपली से याद कर लो ये क्रम। सुबोपली, सु से सुनना, और बा से बोलना, बो से बोलना, पा से पढ़ना और ली से लिखना। छोटी की पाई लगी है। सुबोपली से याद कर लो। तो ये वर्ण की बात हो गई, ध्वनि की बात हो गई, वर्ण की बात हो गई। अब जो आगे अगर हम बात करें तो वर्ण की परिभाषा क्या है, ये और समझते हैं। वर्ण की परिभाषा, वर्ण की परिभाषा, ये भी पूछ लेता है। वर्ण की परिभाषा क्या है, तो वर्ण की जो परिभाषा है वो है भाषा की ऐसी ध्वनि जिसे और आगे विभाजित ना किया जा सके या ना किया जा सकता। ये बात किसने कही है, आचार्य किशोरीदास हैं। इस पहले परिभाषा को समझो। ये वर्ण की परिभाषा अगर वो पूछे तो भाषा की ऐसी ध्वनि, भाषा की ऐसी ध्वनि जिसे और आगे विभाजित ना किया जा सके या विभाजित ना किया जा सकता है। तो ये परिभाषा दी है आचार्य किशोरीदास ने। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि ये जो का है और ये का है, तो ये जो का है, तो ये जो का जो बना है, ये इस तरीका से ये का बना है, इस का में ये जुड़ा हुआ है। और ये जो का है ये अपने आप में अकेला है। तो इससे भी छोटा ये है, क्यों, क्योंकि इसमें का और आ जुड़ा हुआ है, तभी ये का बना। तो जो ये कह रहे हैं भाषा की ऐसी ध्वनि, का भी एक ध्वनि है जिसे और आगे विभाजित ना किया जा सके, तो वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। जैसे का,
चा, टा, ता, पा, इस सब में नीचे हलंत लगा हुआ है। और छोटा और बड़ा, ये जो शब्द हैं, सॉरी, ये जो वर्ण हैं, इनको हम और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते। ये जो है इनसे ज्यादा और हम नहीं इसके लिए बांट सकते। इस का के लिए जब हमने बांटा तो इसमें से हमने का और धन आ करके इतना तो हम इसे बांट सकते हैं, लेकिन क्या हम इस का के लिए भी और विभाजित कर सकते हैं? इसे हम नहीं विभाजित कर सकते हैं। ये नियम के विरुद्ध है, ये कानून के विरुद्ध है, सॉरी, विरुद्ध है, अपोजिट है। तो ये क्या हो गई? ये वर्ण की परिभाषा हो गई। तो आज जो हमने सीखा और समझा वो ये चीजें समझी कि हिंदी भाषा के जो आधारभूत तत्व हैं वो क्या क्या हैं, और इनमें हमें किस किस चीजों की आवश्यकता हुई। तो वो है भाषा के आधार, और हमने पढ़ा भाषा किस किस रूप में होता है। तो एक भौतिक आधार होता है, एक मानसिक आधार होता है। फिर हमने ध्वनि पढ़ी, फिर वर्ण पढ़ा और वर्ण की परिभाषा पढ़ी। तो आज इतना ही, और इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।